हेलो साथियों, कल्पना कीजिए कि आपका दिमाग हर वक्त भाग रहा है, हर छोटे बड़े फैसले पर रुककर सवाल पूछ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा हो गया तो क्या होगा। आप अपने दिमाग को रोकना चाहते हैं, लेकिन यह बार बार एक ही बात को चबाता रहता है। आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा है। आपको सोना है, लेकिन सोचें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। यह हाल लगभग हर इंसान का है और इसी को हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। जो बात 5 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए उसे हम 5 घंटे तक खींचते रहते हैं। कभी कभी तो सालों तक दिमाग में एक ही बात को घुमाते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि हम चिंता में डूब जाते हैं, घबराहट हमें घेर लेती है और हमारी खुशियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने दिमाग को इस बेवजह के बोझ से मुक्त कर सके, आप अपने मन को साफ कर सके, अपनी भावनाओं पर काबू पा सके और नकारात्मक सोच को जड़ से खत्म कर सके, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही सबक देता है यह किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग। लेखक लुकास बेली बताते हैं कि ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग का दुश्मन है। यह न केवल हमारे फैसले लेने की क्षमता को खत्म करता है, बल्कि हमें पस्त और कमजोर बना देता है। अगर आप बार बार सोचते रहते हैं तो आप ना तो काम पर ध्यान दे पाएंगे, ना अपने रिश्तों को संवार पाएंगे और ना ही जीवन का आनंद ले पाएंगे। यही कारण है कि ओवरथिंकिंग को रोकना सीखना जीवन बदलने जैसा कदम है। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि ओवरथिंकिंग आखिर होती क्यों है। दरअसल हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए बना है। यह हर वक्त हमें संभावित खतरों से बचाना चाहता है। इसीलिए जब कोई घटना होती है तो दिमाग बार बार उसे दोहराता है ताकि अगली बार हम बच सकें। लेकिन समस्या यह है कि दिमाग अक्सर छोटी बातों को भी खतरा समझ लेता है और फिर उसे बार बार घुमाता रहता है। यही वजह है कि हम फंस जाते हैं। सोचिए, आपको ऑफिस में बॉस ने थोड़ा गुस्से में देख लिया। आप घर आते हैं और दिमाग यही सोचता रहता है कि बॉस ने ऐसा क्यों देखा, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, क्या मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या कल सब ठीक होगा। इस तरह से एक छोटी सी नज़र को आपने बड़ा पहाड़ बना लिया। यही है ओवरथिंकिंग। अब सवाल उठता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। लेखक बताते हैं कि सबसे पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। हमें यह समझना होगा कि कौन सा विचार वास्तविक है और कौन सा केवल कल्पना है। अक्सर हम कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं और वहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों को लिखना शुरू कर दें तो आधी समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप कागज पर लिखते हैं तो दिमाग हल्का हो जाता है और आपको साफ साफ दिखता है कि असल समस्या कितनी छोटी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सोच रहे हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो इसे लिख लीजिए। फिर खुद से पूछिए, क्या सच में लोग इतना सोचते हैं? जवाब होगा नहीं। ज्यादातर लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं। इसके बाद लेखक एक और शक्तिशाली तकनीक बताते हैं जिसे कहा जाता है ध्यान यानी मेडिटेशन। ओवरथिंकिंग का इलाज ध्यान है, क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो दिमाग को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना सीखता है। धीरे धीरे आपके विचारों की भीड़ कम होने लगती है और आप शांत महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है। लेखक समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग का गहरा रिश्ता हमारे डर से होता है। हम जिस चीज से डरते हैं उसी के बारे में बार बार सोचते हैं। अगर हमें असफलता से डर लगता है तो हम हर कदम पर असफल होने की कल्पना करते रहते हैं। अगर हमें रिजेक्शन से डर लगता है तो हम हर बातचीत में यही सोचते हैं कि सामने वाला हमें मना कर देगा। इस डर को खत्म किए बिना ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। जितना हम डर से भागते हैं उतना ही वह हमें परेशान करता है। लेकिन जब हम छोटे छोटे कदमों से उसे देखने लगते हैं तो डर कमजोर हो जाता है। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो छोटे समूह में बोलना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिमाग बार बार सोचने की आदत छोड़ देगा। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग केवल डर से नहीं बल्कि हमारी परफेक्शन की चाहत से भी पैदा होती है। हम चाहते हैं
कि हर काम बिल्कुल सही हो, हर फैसला 100% परफेक्ट हो, लेकिन सच यह है कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। अगर हम इंतजार करेंगे कि सब कुछ सही हो, तब करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कारण है कि हमें सीखना होगा कि अपूर्णता को स्वीकार करना भी एक खूबसूरती है। यहाँ लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब बच्चा चलना सीखता है तो वह बार बार गिरता है। अगर वह सोचने लगे कि जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक नहीं चलूंगा, तो वह कभी चलना ही नहीं सीखेगा। उसी तरह हम अगर परफेक्शन के चक्कर में सोचते रहेंगे तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। ओवरथिंकिंग की एक और बड़ी वजह है ना, हम अपनी जिंदगी को दूसरों से तौलते रहते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं उसका घर अच्छा है, मेरा क्यों नहीं वह खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं। जब हम दूसरों की जिंदगी को अपने से बड़ा मानते हैं तो हमारा दिमाग बार बार उसी पर ध्यान देता है और हमें अंदर से खोखला कर देता है। लेखक कहते हैं कि तुलना करना बंद कर दीजिए और अपने रास्ते पर चलिए। किताब का संदेश यही है कि अगर आप अपनी सोच पर काबू पा लें तो आप जीवन को हल्का, आसान और खुशहाल बना सकते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि विचारों को पहचानना, उन्हें चुनौती देना, डर का सामना करना और वर्तमान में जीना ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है। आपने महसूस किया होगा कि ओवरथिंकिंग की आदत हमें सिर्फ मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारा शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, नींद टूटने लगती है, भूख कम हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और धीरे धीरे हमारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। लेखक कहते हैं कि यह एक तरह से जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी पूरी जीवन शक्ति को चूस लेता है। इसलिए इसे नजरअंदाज करना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल है कि हम अपने मन को कैसे हल्का करें ताकि यह अनचाहे बोझ से मुक्त हो सके। लेखक हमें बताते हैं कि मन को डिक्लटर करना यानी अव्यवस्था को हटाना बहुत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने कमरे को साफ करते हैं। अगर कमरे में हर तरफ बिखरा सामान पड़ा हो तो हमें घुटन सी महसूस होती है, लेकिन जैसे ही हम उसे व्यवस्थित कर देते हैं हमें शांति और सुकून मिलता है। बिल्कुल यही हाल हमारे दिमाग का भी है। अगर इसमें हर वक्त बिखरे हुए विचार घूमते रहेंगे तो हमें चैन नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम इन्हें व्यवस्थित करना सीखते हैं हमारा दिमाग हल्का हो जाता है। मन को डिक्लटर करने का सबसे पहला तरीका है प्राथमिकताएं तय करना। लेखक कहते हैं कि जब आप हर छोटी बड़ी बात को बराबर महत्व देते हैं तो आपका दिमाग उलझ जाता है, लेकिन अगर आप स्पष्ट कर लें कि कौन सी चीज सच में जरूरी है और कौन सी नहीं तो ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप सुबह उठते ही सोचने लगते हैं कि आज मुझे क्या क्या करना है तो आपका दिमाग बोझिल हो जाता है, लेकिन अगर आप केवल 3 सबसे जरूरी काम चुन ले और बाकी को छोड़ दे तो आपका मन शांत रहेगा। लेखक हमें बताते हैं कि दूसरा तरीका है वर्तमान क्षण में जीना। ओवरथिंकिंग हमेशा अतीत या भविष्य से जुड़ी होती है। या तो हम यह सोचते रहते हैं कि कल मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर यह डरते रहते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास केवल यह वर्तमान पल है। अगर हम इसमें पूरी तरह डूब जाएं, तो ओवरथिंकिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। उदाहरण के लिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए, हर कौर को महसूस कीजिए, उसका स्वाद लीजिए। अगर आप टहल रहे हैं तो हवा को महसूस कीजिए, पत्तों की सरसराहट सुनिए। धीरे धीरे आपका मन वर्तमान से जुड़ना सीख जाएगा और ओवरथिंकिंग कम होगी। तीसरा तरीका है नकारात्मक विचारों को चुनौती देना। लेखक कहते हैं कि जब भी आपका मन कोई नकारात्मक विचार लाता है तो उसे सीधा स्वीकार मत करिए, बल्कि उस पर सवाल उठाइए। मान लीजिए आपके दिमाग में आता है कि मैं इस काम में असफल हो जाऊंगा, तो तुरंत खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या मैंने पहले कभी कुछ हासिल नहीं किया? क्या मेरे पास कोई कौशल नहीं है? जैसे ही आप सवाल पूछेंगे दिमाग को जवाब देना होगा और आप देखेंगे कि नकारात्मक विचार धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे। किताब में एक और गहरी बात कही गई है और वह है कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। जब हम कृतज्ञ होते हैं
तो हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास है और हमारा मन संतोष महसूस करता है। लेकिन जब हम कृतज्ञ नहीं होते तो हम केवल उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हर दिन सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। हो सकता है वह एक कप चाय हो, कोई मुस्कान हो, या फिर दिन का छोटा सा सुखद अनुभव। धीरे धीरे यह आदत आपके मन को सकारात्मक दिशा देगी और ओवरथिंकिंग कम होगी। लेखक हमें यह भी बताते हैं कि हमारे रिश्ते भी ओवरथिंकिंग को बढ़ाते या घटाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, आलोचना करते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं, तो हमारा दिमाग भी उसी लय में चलने लगता है। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारी सोच भी बदलने लगती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी संगत को सोच समझकर चुनें। अब एक और बड़ी बात आती है और वह है निर्णय लेना। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम फैसले लेने से डरते हैं। हम बार बार सोचते हैं कि अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से बेहतर है कि हम कोई भी कदम ही ना उठाएं, क्योंकि ठहराव सबसे बड़ा बोझ है। जब आप फैसला लेते हैं तो चाहे वह सही निकले या गलत, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आप फैसला नहीं लेते तो आप वहीं अटके रहते हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि छोटे छोटे फैसले लेने की आदत डालिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और ओवरथिंकिंग घटेगी। लेखक यहाँ एक शानदार तकनीक साझा करते हैं जिसे कहते हैं 2 मिनट का नियम। जब भी आप किसी छोटे काम को लेकर सोचने लगते हैं तो उसे तुरंत 2 मिनट में पूरा कर दीजिए। जैसे कि ईमेल भेजना, कोई फाइल संभालना या किसी को फोन करना। जब आप तुरंत उसे कर देंगे तो दिमाग के पास सोचने का कोई बहाना नहीं बचेगा। धीरे धीरे यह आदत आपको ओवरथिंकिंग से बचाएगी। अब बात करते हैं आत्मसंवाद यानी सेल्फ टॉक की। हम दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन अक्सर यह बातें नकारात्मक होती हैं। मैं यह नहीं कर सकता, मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते। लेखक कहते हैं कि अगर आप इस आंतरिक संवाद को बदल दें तो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। जब भी आप खुद से नकारात्मक बातें करें तो उन्हें सकारात्मक से बदल दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर दिमाग कहे कि मैं यह काम नहीं कर सकता तो तुरंत कहिए कि मैं कोशिश करूंगा और धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा। इस बदलाव से ओवरथिंकिंग की जड़ कमजोर पड़ने लगेगी। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग को जन्म देता है। अगर आप पर्याप्त नींद लेंगे, संतुलित आहार खाएंगे और नियमित व्यायाम करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी और दिमाग ओवरथिंकिंग में उलझेगा नहीं। इसके उलट अगर आप थके हुए हैं, भूखे हैं या बीमार हैं, तो आपका दिमाग और ज्यादा उलझन में रहेगा। एक और रोचक उपाय है डिजिटल डिटॉक्स, यानी थोड़े समय के लिए मोबाइल और इंटरनेट से दूरी बनाना। आजकल हम लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं। वहाँ लोग अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाते हैं और हम तुलना में फंस जाते हैं और फिर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। अगर आप रोजाना कुछ घंटे बिना मोबाइल और इंटरनेट के बिताएं तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है। लेखक हमें एक और शक्तिशाली तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं कार्य की लय यानी फ्लो स्टेट। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपका दिमाग किसी और बात की ओर नहीं भागता। मान लीजिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं या लिख रहे हैं। अगर आप पूरे मन से उस काम में डूब जाएं तो ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए हर दिन कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको मजा आता हो और जिसमें आप पूरी तरह खो सकें। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम इसे सिर्फ सोचते हुए गुजार देंगे तो जी ही कब पाएंगे।
इसलिए जरूरी है कि हम ओवरथिंकिंग को रोकें और अपने हर दिन को सच में जिए। आपने देखा कि ओवरथिंकिंग से बाहर आने के लिए हमें अपने विचारों को पहचानना, चुनौती देना और सही दिशा देना कितना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है कि जब अचानक कोई नकारात्मक विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो हम तुरंत क्या करें? क्योंकि सच यही है कि कई बार हम सब उपाय जानते हुए भी अचानक विचारों की बाढ़ में बह जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ऐसे समय पर हमें तत्काल ध्यान बदलने की आदत डालनी चाहिए। इसे ही कहते हैं शिफ्टिंग फोकस। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार यही सोच रहे हैं कि कल की मीटिंग में क्या होगा, तो तुरंत उठिए और टहलना शुरू कर दीजिए। कोई मजेदार गाना सुन लीजिए या कोई किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब आप अपना ध्यान किसी दूसरी गतिविधि में लगा देंगे तो विचारों की धारा टूट जाएगी और ओवरथिंकिंग का असर कम होगा। लेखक यह भी बताते हैं कि हम जितना ज्यादा खुद को खाली छोड़ते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग भटकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को सकारात्मक कामों से भरें। जब आप व्यस्त रहते हैं तो दिमाग को बेवजह सोचने का समय नहीं मिलता। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यस्तता और भागदौड़ में फर्क होता है। हमें खुद को कामों से भरना है, लेकिन थकान से नहीं तोड़ना। अब बात करते हैं नियंत्रण की। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण यह भी है कि हम उन चीजों पर नियंत्रण चाहने लगते हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता। लेखक कहते हैं कि हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जीवन में दो तरह की बातें होती हैं। एक वह जो हमारे नियंत्रण में है और दूसरी वह जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर आप मौसम को बदलने की सोचेंगे तो सिर्फ परेशान होंगे, क्योंकि वह आपके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर आप छाता लेकर निकलेंगे तो आप समस्या से बच जाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं बातों पर लगाएं जो आपके वश में है। यहाँ लेखक हमें एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास बताते हैं, जिसे कहते हैं कंट्रोल सर्कल। आप एक कागज पर 2 गोल घेरे बनाइए। अंदर वाले घेरे में लिखिए वे बातें जो आपके नियंत्रण में है, जैसे कि आपकी मेहनत, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी दिनचर्या। और बाहर वाले घेरे में लिखिए वे बातें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार, बाजार की स्थिति। अब रोज जब भी आप सोच में पड़े तो देखिए कि आपकी चिंता किस घेरे में आती है। अगर वह बाहर वाले घेरे में है तो तुरंत उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उस पर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं बदलेगा। अब लेखक एक और गहरा बिंदु उठाते हैं और वह है भावनाओं को दबाना। ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उसे दिखाने से डरते हैं। अगर हमें दुख होता है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर हमें डर लगता है तो हम उसे छिपाते हैं। लेकिन सच यह है कि भावनाओं को दबाने से वे अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं और फिर विचारों की शक्ल में बार बार निकलती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वस्थ तरीके से बाहर निकालें। लेखक कहते हैं कि अगर आपको गुस्सा है तो उसे लिखिए। अगर आप उदास हैं तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए। अगर आप डरे हुए हैं तो उसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही आप भावनाओं को बाहर निकालते हैं, वैसे ही ओवरथिंकिंग का दबाव कम हो जाता है। किताब में एक और खूबसूरत विचार है जिसे लेखक बार बार जोर देकर बताते हैं, और वह है आत्मदया यानी सेल्फ कंपैशन। ओवरथिंकिंग करने वाले लोग अक्सर खुद पर बहुत सख्त होते हैं। वे हर गलती पर खुद को दोषी मानते हैं, हर छोटी सी चूक पर खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमें खुद से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। अगर हमारा दोस्त गलती करता है तो हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह इंसानियत का हिस्सा है। लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम खुद को कठोर शब्दों से मारते हैं। यही वजह है कि हमारा दिमाग बार बार उसी गलती पर अटक जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम खुद से दयालुता से पेश आए।
अगर आपसे कोई गलती हुई है तो खुद से कहिए कि हाँ, यह गलती हुई है, लेकिन मैं इंसान हूँ और इंसान गलतियाँ करता है। मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। जैसे ही आप खुद से नरमी बरतते हैं, ओवरथिंकिंग की तीव्रता घटने लगती है। अब लेखक एक और बहुत रोचक पहलू पर बात करते हैं, और वह है भविष्य की चिंता। हम सब चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन जब हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, तो वर्तमान बिगड़ जाता है। लेखक कहते हैं कि भविष्य की चिंता करना ऐसे ही है जैसे आप नदी पार करने से पहले ही डूबने की कल्पना करने लगे। यह न केवल आपके कदम रोक देगा बल्कि आपकी हिम्मत भी तोड़ देगा। इसलिए लेखक सुझाव देते हैं कि भविष्य की योजना तो बनाइए, लेकिन उस पर अटकिए मत। योजना बनाना हमारे नियंत्रण में है, लेकिन नतीजा हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब आप यह फर्क समझ जाते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। अब एक और बात आती है, और वह है आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम कम। आत्मसम्मान वाले लोग ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, क्योंकि वे हमेशा यह सोचते रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं असफल हुआ तो सब हंसेंगे। अगर मैं गलती कर बैठा तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे। लेकिन लेखक बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि वे दूसरों पर उतना ध्यान ही नहीं देते जितना हम सोचते हैं। इसलिए यह डर पूरी तरह से बेकार है। लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना। जब आप हर दिन कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो आपके अंदर विश्वास जगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। धीरे धीरे यह विश्वास मजबूत हो जाता है और आप दूसरों की राय से डरना बंद कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि ओवरथिंकिंग घट जाती है। अब लेखक हमें एक और व्यावहारिक उपाय देते हैं, जिसे कहते हैं समय की सीमा तय करना। कई बार हम किसी एक फैसले या समस्या पर घंटों सोचते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आए तो उसके लिए एक निश्चित समय तय कर दीजिए। मान लीजिए 15 मिनट। उस दौरान आप खुलकर सोचिए, लेकिन जैसे ही समय खत्म हो जाए तुरंत उसे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यह आदत आपके दिमाग को अनुशासन सिखाएगी और वह बेवजह नहीं भटकेगा। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है क्षमा यानी फॉरगिवनेस। जब हम किसी से नाराज होते हैं या किसी ने हमें चोट पहुंचाई होती है तो हम बार बार उसी घटना को दिमाग में दोहराते रहते हैं। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक रूप है। लेखक कहते हैं कि क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए जरूरी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने दिमाग को उस बोझ से मुक्त कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे आप भारी पत्थर उठाए हुए हो और अचानक उसे जमीन पर रख दें। हल्कापन तुरंत महसूस होगा। लेखक हमें यह समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग को रोकना एक दिन का काम नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे अभ्यास में आता है। जैसे ही आप विचारों को पहचानना सीखते हैं, भावनाओं को बाहर निकालना सीखते हैं, खुद से दयालु होना सीखते हैं और अपने ध्यान को सही दिशा में लगाना सीखते हैं, वैसे ही ओवरथिंकिंग की जकड़न कमजोर होती जाती है और आप मानसिक स्वतंत्रता का आनंद लेने लगते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें जीवन में सीमाएं बनाना सीखना होगा। हम अक्सर हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं और हर समस्या का बोझ खुद उठाना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि हम थक जाते हैं और फिर दिमाग बार बार सोचता है कि कैसे सब संभालूं। लेखक कहते हैं कि अगर आप नहीं सीखेंगे ना कहना तो आपका दिमाग कभी शांत नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि आप यह समझें कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते और आपको हर समय उपलब्ध रहना जरूरी नहीं है।
यहाँ लेखक एक छोटी सी कहानी का जिक्र करते हैं। एक व्यक्ति हमेशा हाँ कहता था। जब भी उसके दोस्त उससे मदद मांगते वह तुरंत तैयार हो जाता। जब भी ऑफिस में कोई अतिरिक्त काम आता तो वह हाँ बोल देता। धीरे धीरे उसका दिमाग और शरीर दोनों थकने लगे और वह रात को सो भी नहीं पाता, क्योंकि दिमाग लगातार सोचता रहता कि अगला काम कैसे करूंगा। एक दिन उसने तय किया कि अब मैं हर बात पर हाँ नहीं कहूंगा, बल्कि पहले सोचूंगा कि क्या यह मेरे लिए जरूरी है, तभी हाँ कहूंगा। नतीजा यह हुआ कि उसका बोझ कम होने लगा और दिमाग शांत होने लगा। यही शक्ति है सीमाएं बनाने की। अब लेखक हमें यह भी बताते हैं कि ओवरथिंकिंग की आदत को बदलने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयोग करने चाहिए, क्योंकि दिमाग को सीधे बदलना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम छोटे प्रयोग करते हैं तो वह आसानी से सीखता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको यह आदत है कि आप बार बार सोचते रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो आप एक छोटा प्रयोग कीजिए। किसी दिन सड़क पर चलते हुए जानबूझकर थोड़ा अलग कपड़े पहन लीजिए और देखिए कि कितने लोग वास्तव में आपकी तरफ देखते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग अपने ही काम में व्यस्त हैं। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगेगा कि सच में लोग हमें उतना नहीं देखते जितना हम सोचते हैं। लेखक एक और अभ्यास सुझाते हैं और वह है चिंता का डिब्बा। आप अपने घर में एक डिब्बा रखिए और जब भी आपको कोई चिंता सताए तो उसे एक कागज पर लिखकर उस डिब्बे में डाल दीजिए। फिर तय कर लीजिए कि आप उस चिंता को केवल दिन में एक बार ही देखेंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग यह सीख जाएगा कि हर चिंता पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत नहीं है और आप हल्का महसूस करने लगेंगे। अब लेखक ध्यान केंद्रित करने की एक और अद्भुत तकनीक बताते हैं, जिसे कहते हैं सांस पर ध्यान देना। यह तकनीक बहुत सरल है। जब भी दिमाग में विचारों का तूफान उठे तो बस आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। हर बार जब दिमाग भटके तो उसे वापस सांस पर ले आइए। यह साधारण अभ्यास आपके मन को वर्तमान से जोड़ देगा और ओवरथिंकिंग की तीव्रता घट जाएगी। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है अनिश्चितता से डर। हमें लगता है कि अगर हमें सब कुछ पता हो तभी हम सुरक्षित हैं। इसलिए हम हर छोटी बात के बारे में बार बार सोचते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता। लेखक कहते हैं कि जब हम अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। मान लीजिए आप नौकरी के इंटरव्यू पर जा रहे हैं, तो दो ही नतीजे हैं, या तो आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगी तो भी आप सीखेंगे और दूसरी जगह कोशिश करेंगे। जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा तो ओवरथिंकिंग की पकड़ कमजोर हो जाती है। अब लेखक हमें यह समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए हमें आत्मविश्वास की मांसपेशी मजबूत करनी होती है। जैसे शरीर की मांसपेशी कसरत से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मविश्वास छोटे छोटे अनुभवों से मजबूत होता है। लेखक कहते हैं कि हर दिन खुद को कोई ऐसा काम दीजिए जो आपको थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगे और उसे पूरा कीजिए। हो सकता है वह काम किसी अजनबी से बात करना हो, किसी नई चीज को सीखना हो या किसी डर का सामना करना हो। जैसे ही आप उसे पूरा करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगली बार ओवरथिंकिंग करने के बजाय आप सीधे कदम उठाएंगे। लेखक एक और गहरा बिंदु बताते हैं और वह है कल्पना की शक्ति। ओवरथिंकिंग अक्सर नकारात्मक कल्पना से जन्म लेती है। हम बार बार सोचते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मुझे रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम उसी कल्पना को सकारात्मक दिशा में मोड़ दें तो यह हमारी ताकत बन सकती है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि कल की प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी।
तो तुरंत कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास से खड़े हैं। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह की सकारात्मक कल्पना आपके दिमाग को नई दिशा देती है और ओवरथिंकिंग को रोकती है। अब बात करते हैं जीवन की गति की। लेखक कहते हैं कि आज के समय में हम सब बहुत तेज भाग रहे हैं और यही वजह है कि दिमाग को रुकने का समय नहीं मिलता। हमें लगता है कि अगर हम हर वक्त व्यस्त नहीं रहेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। लेकिन यह दौड़ हमें थका देती है और जब शरीर थक जाता है तो दिमाग और ज्यादा सोचने लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी गति को संतुलित करें, जीवन को थोड़ा धीमा करें। कभी कभी बिना किसी काम के बैठे और बस चुपचाप देखें कि आसपास क्या हो रहा है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने विचारों को साफ साफ देखने का मौका मिलता है और ओवरथिंकिंग का जाल टूटने लगता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ओवरथिंकिंग केवल समस्या नहीं है बल्कि यह हमें अवसर भी देती है। अगर हम अपनी सोच की गहराई को सही दिशा में मोड़ दें तो हम रचनात्मक बन सकते हैं। कलाकार, लेखक, वैज्ञानिक सब गहराई से सोचते हैं, लेकिन फर्क यह है कि वे अपनी सोच को उत्पादक दिशा में लगाते हैं, जबकि हम नकारात्मक दिशा में फंस जाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि सोच को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे सही काम में लगाने की जरूरत है। जैसे किसी समस्या का हल ढूंढना, किसी नए विचार पर काम करना या रचनात्मक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना। सोचिए, जब आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपनों की तरफ बढ़ रहे हो और आपके पास वह साफ नक्शा हो जो आपको सही दिशा दिखाता है तो कितना आसान हो जाता है रास्ता। यही काम यह किताब करती है। यह आपको आपकी उलझनों से निकालकर एक ऐसा नजरिया देती है जिससे आप समझ पाते हैं कि जिंदगी में जीतना किसे कहते हैं और असली जीत कैसी लगती है। हर पन्ना आपको यह एहसास दिलाता है कि आपके अंदर जितनी ताकत है उतनी शायद आपने कभी महसूस ही नहीं की थी। यह किताब आपको बार बार याद दिलाती है कि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आता है, और जब आप अपने अंदर की सोच को मजबूत बना लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब केवल जानकारी नहीं देती बल्कि आपको जीने का तरीका सिखाती है। यह आपकी आदतों को बदलकर आपकी सोच को ऊंचाई तक ले जाती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का साहस देती है। तो अब वक्त है कि आप अपने डर से आगे बढ़ें, अपने बहनों को पीछे छोड़ें और पूरी ताकत के साथ जिंदगी में कदम रखें, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है। यह किताब आपको वही जोश, वही हिम्मत और वही रोशनी देती है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली शुरुआत तो अब होनी बाकी है। और यह किताब आपके उस नए सफर की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो साथियों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बुक बूस्ट डेली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखिए आई कंट्रोल माई लाइफ। धन्यवाद।